अभी बच्चे बहुत कम। इसके प्लस का खास वैकल्पिक विषय है हिस्ट्री। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप लोग जुड़ जाइए क्लास में। पीके 10 कोड का यूज, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी के बारे में 750 रुपए से, ठीक है। तो हम लोग अपनी क्लास के स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहिए, साथ में नोट्स अपना बनाते रहिएगा। तो हम लोग अपनी क्लास के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? तो आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी के बारे में समझेंगे। देखिए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में अगर हम लोग पढ़े ना, बहुत इंपोर्टेंट और कहानियां ज्यादा है इसमें। तो आप लोग जुड़िए, क्योंकि आज तो आप लोग देख रहे हो ना कंटिन्यू क्लास है 12 बजे से, हम लोग रुके नहीं बीच में। तो बहुत सारे बच्चे थक भी गए ना, लेकिन फिर भी क्लास आप लोग करते रहिए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम लोग क्या कहते हैं? हलचल प्रदेश भी कहते हैं। किसको हम लोग कहते हैं? हलचल कहते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन एक प्रकार से, देखो क्लास भी दे दी, थैंक यू सो मच। हाँ मैंने तो दे दी अपनी तरफ से, बच्चे बहुत कम रहे, ठीक है। हलचल या परिवर्तन, अगर हलचल या परिवर्तन को देखा जाए तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो यह वही समय है जब लोगों के खदानों की मात्रा बढ़ गई है, और खदानों की मात्रा बढ़ जाने के कारण अब वो दिमाग लगाने लगे, राजा बनने लगे, आपस में युद्ध होने लगा और साम्राज्य का निर्माण होने लगा। और उसी में सबसे बड़े 16 साम्राज्यों का, महाजनपदों का गठन होता है। तो हमें यहाँ पर यह जानना है इसकी राजनीतिक स्थिति को। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो हमें इसमें इनकी राजनीतिक स्थिति को पढ़ना है सबसे पहले। फिर हमें हलचल समय का आर्थिक क्षेत्र के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। इस समय इसका आर्थिक क्षेत्र कौन कौन सा था, आर्थिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। हाँ इसका भी क्विज होगा शिवानी, टॉपिक कंप्लीट होते ही इस पे क्विज लूंगा। पहले तो मैं समझा दूं, ताकि आप लोग मन में जो आप लोग महाजनपद डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हो ना, और यहाँ एक बार क्लासेस करके देख लेना, महाजनपद का और कंसेप्ट आप लोग का क्लियर होगा और याद भी होगा, कहानियां भी पता होगा कैसा क्यों हुआ था। क्योंकि मेरा ये भी जस्ट स्टार्ट हुआ है क्लास, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ और इतना ही अभी मैं लिखा हूं। और इसी समय का हम लोग क्या देखेंगे? सांस्कृतिक स्थिति को भी देखेंगे। किसको देखेंगे? तो सांस्कृतिक स्थिति को भी देखेंगे। अगर हम लोग नजर डालते हैं राजनीतिक स्थिति पर, तो राजनीतिक स्थिति पर क्या होने लगा? तो जो जन थे, जन का मतलब क्या होता है? तो जन का मतलब होता है लोग, समूह। तो जो जन थे ना, यह जन अब क्या होने लगे? बढ़ने लगे, धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होने लगी? बढ़ने लगी। और यही जन जब बढ़ने लगे थे, तो जन बढ़कर एक समूह में इनका गठन होने लगा था, जिसको क्या कहा जाने लगा था? जनपद। क्या कहा जाने लगा था? जनपद कहा जाने लगा था। तो ये जनपद क्या हुए? छोटे छोटे समूह में रहने वाले लोगों को जनपद कहा जाने लगा था। यह ऋण वैदिक काल के बाद का, उत्तर वैदिक काल का यह समय रहा, जिसमें सबसे पहले ऋण वैदिक काल में लोग जन थे, उत्तर वैदिक काल में जब हम आए तो ये जनपद हो गए, और अब जनसंख्या और बढ़ा, साम्राज्य और बढ़ा, और उसके कारण जिसका निर्माण हुआ तो उसको कहा गया महाजनपद। क्या बोला गया? महाजनपद। जब साम्राज्य और इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई, जब साम्राज्य और बड़ा हो गया, तो उसको क्या कहा जाने लगा? महाजनपद कहा जाने लगा। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते हम लोग यह पाते हैं यहाँ पर 16 कितने महाजनपदों का निर्माण हो गया था? तो 16 महाजनपद का गठन हो चुका था। इन्हीं महाजनपदों में से देखा जाए तो सबसे बड़ा एक महाजनपद का गठन होता है, सबसे बड़ा एक महाजनपद की स्थापना होता है, और वह महाजनपद कौन सा था? मगध का उत्कर्ष। इसी में इसका हो जा रहा है, मगध का उत्कर्ष हो रहा है। मगध साम्राज्य जो है वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक ना, यानी कि मगध का साम्राज्य, हाँ बिहार के पाटलिपुत्र का। तो मगध के साम्राज्य में देखा जाए ना, तो विदेशी आक्रमण हुए थे, लेकिन मगध के राज्य के साथ डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ था। विदेशी आक्रमण इनके समय भी क्या है? हुए थे विदेशी। आप लोग साथ में ऐसे ही नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा। और आप लोग एक बार देखिएगा, मैं मैपिंग के द्वारा भी इसको मैं क्लियर कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के लिए इंटरेस्टेड हो गया है, और मुझे पता है कि आप लोग ये टॉपिक पढ़े होंगे, किसी ना किसी टीचर से जरूर पढ़े होंगे, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों में मैक्सिमम लोगों को याद भी होगा। लेकिन एक बार मेरी क्लासेस का आप लोग नोट्स बनाइए, और उसके बाद आप लोग सारे टीचरों का पढ़ाया हुआ जरूर भूल जाएंगे, क्योंकि ये चीज आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये सर आपने पढ़ा है, अच्छा जी 11th में याद रखिए। विदेशी आक्रमण होता है, और विदेशी आक्रमण में दोनों का दोनों आक्रमण इसी के समय हुआ था। अगर हम ईरानी आक्रमण को भी देखें या यूनानी आक्रमण को भी देखें, और लास्ट 2 क्लासेस में मेरे द्वारा ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण दोनों के दोनों आक्रमणों को समझाया जा चुका है, आप लोगों को बताया जा चुका है। तो अब शायद इसमें कोई आप लोग को डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग आर्थिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे या जानने का प्रयत्न करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में देखा जाएगा तो प्रथम नगरीकरण कौन सा हुआ था? बताइए तो एक बार आपको, प्रथम नगरीकरण कौन सा हुआ था? जल्दी से आप लोग का कमेंट में देखना चाहता हूं। सबसे पहले कौन? भारत का प्रथम नगरीकरण किसे कहा जाता है? कौन से समय हुआ था? अगर कहा जाए तो हम सभी बच्चों को पता है, आप सभी बच्चों को पता है, हड़प्पा का। बिल्कुल रोजी का आंसर सबसे पहले आया। तो कब हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, सिंधु सभ्यता में। बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्या होता है? द्वितीय नगरीकरण होता है। तो ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है ना, इसी में सेकेंड नगरीकरण की क्रिया है, यह शुरू हो रहा है। और सेकंड नगरीकरण की क्रिया कहां पर हुआ था? यह हुआ था गंगा नदी घाटी में। कहां पर हुआ था? गंगा नदी घाटी में हुआ था। और नगरीकरण में यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया था वह एग्रीकल्चर, क्योंकि गंगा नदी घाटी के बीच की जो भूमि थी ना, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। तो भूमि ज्यादा उपजाऊ होने के कारण उत्पादकता ज्यादा हो गया था, और उत्पादकता जब ज्यादा हुआ तो वहां के जो किसान वर्ग थे, तो किसान वर्गों के पास मनी ज्यादा हुआ। तो ये एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं क्या हुआ? वहां के लोगों में एक प्रकार से मनी डेवलपमेंट किया, पैसा ज्यादा आया, और नगरीकरण की प्रक्रिया की तरफ ये क्या हो गए? बढ़ गए। और यहीं से क्या होने लगा? व्यापार की क्रिया भी शुरुआत हो चुका था। तो यह सेकेंडरी नगरीकरण कहलाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को। और प्रथम नगरीकरण कौन सा कहलाता है? तो प्रथम नगरीकरण आप सभी बच्चों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता आपका कौन सा रहा? प्रथम नगरीकरण का रहा। अब यहां हम लोग देखते हैं दूसरा, यही समय है जब व्यापार और वाणिज्य क्या था? अपने चरम बिंदु पे पहुंचा हुआ था। वाणिज्य सबसे चरम बिंदु पर था। इसी समय आहट सिक्के बनवाए गए। कौन से? आहट सिक्के इस समय निर्माण होने लगा था, सिक्कों का निर्माण हो गया था, यानी कि मुद्रा का। आहट सिक्के यानी कि सोने चांदी के जो सिक्के थे ना, वो बनने लगे थे। इसका प्रचलन शुरू हो चुका था, प्रचलन की शुरुआत हो गया था। और राज्य द्वारा जो संरक्षण भी इनके व्यापारियों को प्रदान किया जाने लगा था। अगर हम लोग सांस्कृतिक देखते हैं ना, तो सांस्कृतिक हम लोग को पता है यही वो समय है जब वैदिक धर्मों के विरुद्ध आंदोलन होने लगा था। जैसे एग्जांपल में बौद्ध धर्म, और दूसरा हम कह सकते हैं जैन धर्म। तो वैदिक धर्म ग्रंथों के खिलाफ जो था यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत होने लगा। ये हम लोग हलचल प्रदेश में जानेंगे। इससे पहले हम लोग एक बार अच्छे तरीके से भारत के बारे में देख ले, कहां कहां पे कौन कौन से राज्य थे।
ठीक है, चलिए जैसा भी बने आप लोग इसको, सिर्फ हम लोग को यहां जरूरत क्या है समझने का। ठीक है, यहां देखिएगा, भारत से बाहर वाले क्षेत्र में हम लोग देखते हैं ना, तो दो जनपदों का निर्माण हुआ था। ये ग्राफ मैंने आप लोग को इसलिए बनाया यहाँ पर, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत कवर रहे, पता रहे कौन कौन सा जनपद कहां पर इसका निर्माण हुआ था। सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पर जनपद देखते हैं ना, एक जनपद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो जनपद प्राप्त होता है वह कौन सा है, कंबोज। कौन सा है, कंबोज, जिसे हजारा के नाम से, या राजधानी इसका हजारा था। तो ये सबसे प्रथम कंबोज वाला यहाँ रहता है। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को दूसरा जनपद की प्राप्ति होता है, यहाँ पे हम लोग को दूसरे जनपद की प्राप्ति होता है, और यह जनपद किस नाम से जाना जाता था, कंधार। किस नाम से, कंधार। यह कहां पर है, पेशावर में, पेशावर वाला क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कंधार वाला क्षेत्र याद कर रहा। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल चल रहा है भाई। ठीक है, अब यहां देखिएगा तीसरा, भारत के अंदर अगर हम लोग यहां देखते हैं, भारत के अंदर हम लोग देखते हैं, तो यहां पर जो जनपद प्राप्त हम लोग को हो रहा है वह कौन सा है, कुरु है। और कुरु कहां पर, देखिए यही है ग्राफिकली एंशिएंट हिस्ट्री को समझना। ठीक है, अगर आप लोग ग्राफिकली समझ लोगे ना, तो मैं इतना दावा कर रहा हूं कि हमेशा आपके माइंड पर ये रहेगा। फोटो कैसा भी बने उससे मतलब नहीं है, मतलब यहां पर यह है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका कितना परसेंट कवर हो गया और आपके माइंड पर कितना परसेंट है, ये सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंस है। ये कहां पर, ये कहां पर रहा, तो दिल्ली मेरठ वाला क्षेत्र या हरियाणा। तो दिल्ली मेरठ हरियाणा के क्षेत्र में यहां पर एक जनपद का विकास हुआ था, और वह जनपद कौन सा है, कुरु है। कौन सा जनपद रहा था, कुरु रहा था। थोड़ा सा हम लोग नीचे की तरफ जब हम लोग आते हैं यहां पर, तो यहां पर देखिएगा एक और आप लोग ख्याल रखिएगा, यह बिंदु जितना बड़ा होगा ना उतने बड़े उस साम्राज्य रहता है। तो यहां पर एक और जनपद का निर्माण होता है, और यह जनपद राजस्थान में हुआ था। इसका, इस जनपद का क्या नाम रहता है, मत्स्य। कौन सा जनपद रहा, मत्स्य। और ये कहां पर रहा, राजस्थान में रहा इस जनपद का। और साउथ साइड में जब हम लोग आते हैं, यहाँ वाले साइड में, तो साउथ में जब हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर साउथ में एक जनपद प्राप्त होता है, और वह कौन सा है, अस्मक। अस्मक, याद रखिएगा, साउथ में, दक्षिण भारत में एकमात्र इकलौता जो जनपद है वह कौन सा है, अस्मक है। इकलौता जो जनपद है वह जनपद कौन सा है, अस्मक है। बस इतना आप लोग याद रखिएगा। हाँ, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग मगध वाले क्षेत्र में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा मगध वाले क्षेत्र को देख लेते हैं। कौन सा पेन लूं, ये वाला लेता हूं। हाँ, यहां पर अगर देखा जाए ना, तो सबसे बड़ा एक जनपद का निर्माण हुआ था, समझिएगा, सबसे बड़े एक जनपद का निर्माण हुआ था, और यही वो सबसे बड़ा जो जनपद था वह जनपद कौन सा था, मगध। सबसे बड़ा जो जनपद था वह जनपद कौन सा था, मगध था। और मगध के आसपास में आप ख्याल रखिएगा कि मगध के सबसे नीचे यहां देखा जाए, यहां यहीं पे पास में अगर हम लोग देखते हैं, तो पास में एक जनपद हमें प्राप्त होता है, और वह जनपद कौन सा है, अंग है। कौन सा है, अंग है। इसके इस साइड में यहां पर अगर हम लोग एक जनपद को देखते हैं, तो यहां पे जो जनपद प्राप्त हुआ था वह जनपद कौन सा है, मल्ल है। कौन सा है, मल्ल है। ठीक है, और उसके थोड़ा सा पूर्व साइड में एक छोटा सा जनपद था। इस जनपद को, क्योंकि जब आप लोग आगे पढ़ोगे ना, तब आप लोग को पता लगेगा कि किस प्रकार से बिंदुसार ने इन सभी को मिलाने का, या अलग अलग राज्यों को जीतने का, 16 के 16 जनपदों के बारे में आप लोग को यहां से पता चलते जाएगा। तो यहां समझिए, ये वाला जो जनपद था वह जनपद कौन सा रहता है, वज्जी। कौन सा जनपद रहता है, वज्जी जनपद रहता है। कौन सा जनपद, याद रहेगा, कौन सा जनपद होता है, वज्जी जनपद होता है। ठीक है, फिर हम लोग इसके, हाँ, फिर हम लोग इसके थोड़ा सा पश्चिम साइड में आ जाते हैं। पश्चिम साइड में आ जाते हैं यहाँ वाले पॉइंट्स पे। इसके आसपास में सभी के सभी जनपद यहाँ है। ये वाला जनपद कौन सा है, काशी। अभी जैसे स्टार्ट हुआ है क्लास, 15-20 मिनट तो हुआ ही है, देखने दो। सिर्फ अभी तक 25 बच्चे आए हैं, जिनमें से 23 बच्चे देख रहे हैं, और 2 बच्चे आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करके चले गए हैं। तो वो कौन सा जनपद है, काशी जनपद है। कौन सा है, काशी जनपद। इसके पास में ही आपका काशी जनपद मिलता है। और इसी के पास में अगर हम यहाँ देखते हैं ना, ये वाले पार्ट को, तो ये वाला पार्ट जो कोसल नरेश हम लोग नाम सुनेंगे, तो कोसल जनपद है। कौन सा जनपद है, कोसल जनपद है। ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ा सा जनपद प्राप्त होता था, एक बड़ा सा जनपद था। उस जनपद को हम लोग क्या बोलते हैं, सर मुझे ये तो पता है कि जनपद कहाँ है जी, ये जनपद कहाँ पे है, अवंती। क्या कहलाता है, अवंती। मालवा का जो क्षेत्र है ना, तो याद नहीं रहता है कौन सा कहा, अभी आप लोगों को याद हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ लोकेशन आप लोगों को बता रहा हूं ना, लोकेशन बता रहा हूं ना, उसके बाद कैसे याद करना है इसका तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर यूपी वाले क्षेत्र में अगर हम देखते हैं, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर तो एक जनपद हमें प्राप्त हुआ है, वह कौन सा है, पंचाल नरेश। आप लोगों ने सुना है पंचाल नरेश का। और इसके बीच में यहाँ पर एक जनपद छोटा सा हमें यह जनपद प्राप्त होता है, वह जनपद कौन सा है, सूर्यसेन। सूर्यसेन का। और एक यहाँ पर है साइड में, और ये जनपद कौन सा है, चेदी जनपद। कौन सा है, चेदी जनपद। सबसे मेन यहाँ पर ये था ना, मुझे यहाँ पर यह बताना था मथुरा वाले क्षेत्र में कि ये मगध जनपद के आसपास में ही इन सभी प्रकार के जनपदों का एक छूट गया। मगध के ठीक सामने एक यहाँ पर पाया जाएगा जनपद, और वह जनपद कौन सा होगा, कहां पे इसको एरो खींचूं, यहां खींच दे रहा हूं। यह जनपद कौन सा होगा, वत्स्य होगा। इस प्रकार से टोटल 16 जनपद आपको प्राप्त होते हैं। आप एक चीज का ख्याल रखिए कि जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है ना, यहीं पर सबसे ज्यादा आप देखोगे कि जनपदों की उपस्थिति दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा जो इलाहाबाद वाले क्षेत्र में यह वत्स्य है, तो सबसे ज्यादा जो जनपदों की उपस्थिति हुई है, यह कहां पर, गंगा जमुना दोआब क्षेत्र में हुआ है। अब देखिएगा एक एक करके हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्राफ आप लोगों ने बना लिया ना, ये ग्राफ आप लोग को एक बार बना लिया गया ना, किसी के मन में कोई डाउट भी है क्या इसमें, नहीं होगा, ठीक है, बस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था मुझे। हाँ ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे कौन कहां पे है और किस प्रकार से है। आप लोग एक काम कीजिएगा, अपनी कॉपी में एक तरफ लिखिएगा महाजनपद,
महाजनपद, और महाजनपद को लिखने के बाद ऐसे खींच दीजिएगा। फिर दूसरे साइड में यहां पर लिखिएगा राजधानी, ठीक है, कि उस जनपद की राजधानी कहां पर रही है, तो उस राजधानी को लिखने के बाद आप खींच देना और फिर लिखना विशेषताएं, विशेषताएं कि उस जनपद की क्या विशेषताएं रही है। अब तो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग इतने क्लासेस किए होंगे दूसरे टीचरों का भी, अब आप देख लो कि आपका कोई छूटने वाला है क्या। यहां पर एक भी लाइन, सिंगल लाइन में नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अफसोस बच्चे कम आते हैं, ठीक है। कंबोज, सबसे पहले हम लोग एक जनपद को देखते हैं, कौन सा, कंबोज का। हाँ, हाटक वाला, वेरी गुड दीप्ति। अगर हम लोग कंबोज को देखें, पहले इसके बारे में समझाई दो। हाँ, अगर हम लोग कंबोज के बारे में देखें तो राजधानी पूछा जा सकता है, इसकी राजधानी कहां पर है, तो कहीं कहीं पे आप लोग को मिलेगा राजपुर, जो प्रारंभिक नाम इसका राजपुर के नाम से जाना जाता था, या इसे ही हाटक, कौन सा रहा, हाटक रहा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता तो यहाँ की ये है कि यहाँ से अच्छे नस्ल के, अस्से हम सेल्फ स्टडी किए थे बुक में, बहुत कम समझ में आया था, कोई बात नहीं है, अब आ जाएगा। अच्छे नस्ल के घोड़े प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अच्छे नस्ल के घोड़ों की यहाँ पर क्या है, प्राप्ति होती है। सिर्फ एक विशेषता इसका ये जान लीजिएगा, कंबोज प्राचीन भारत में सबसे अच्छे नस्ल के घोड़ों के लिए विख्यात था। यह पाकिस्तान के राजपुर नामक क्षेत्र में होने के कारण अभी भी इसकी राजधानी राजपुर ही कहा जाता है। दूसरा, कौटिल्य ने यहाँ पर वार्तालाप किया हुआ था, इसके कारण भी यह कंबोज क्या है, फेमस रहा है। तो यह कंबोज के बारे में हुआ। दूसरा, अगर हम लोग जनपद देखें, सेकंड जनपद देखें, सेकंड को जनपद कौन सा, कंधार, ठीक है ना, कंधार। अब देखिए, जो कंधार था ना, यह दो भागों में विभाजित हो गया था, समझना आप लोग, यह दो भागों में विभाजित हो गया था। एक जो कंधार था वह पूर्वी कंधार बना हुआ था, कौन सा, पूर्वी भाग बना हुआ था। और पूर्वी कंधार की अगर हम लोग राजधानी देखते हैं, तो पूर्वी कंधार की जो राजधानी थी वो कहां पर थी, तक्षशिला। तक्षशिला जो राजधानी है, यह किसकी राजधानी है, तो पूर्वी कंधार की राजधानी किसकी है, पूर्वी कंधार की राजधानी। अगर हम लोग तक्षशिला के बारे में देखें तो इसका निर्माण, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि तक्षशिला का निर्माण, तो तक्षशिला का जो निर्माण हुआ था भारत के पुत्र तक्ष ने करवाया था। किसने, जी, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, एक भी पॉइंट छूटेगा। आप लोग बस अपनी कॉपी में ना साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि मैं लिख देता हूं और यहां पर नहीं दिख रहा होगा। तो यह भारत के पुत्र तक्ष ने इसका क्या किया था, निर्माण किया था तक्षशिला का, ठीक है। दूसरा बात यहां पर यह है कि सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र कौन सा था, यही था सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र। तो सबसे बड़ा जो बौद्ध केंद्र था, यह तक्षशिला था। और कंधार का, कौन से कंधार का, पूर्वी कंधार का यह राजधानी था। वहीं पे हम लोग यह भी पाते हैं कि जो कंधार है या दो पार्ट में जो विभाजित हुआ था, इसका एक पार्ट था पश्चिमी कंधार, पश्चिमी कंधार। और पश्चिमी कंधार का जो राजधानी पता चला है, वह राजधानी कहां पर, कुछ जो है पुष्कलावती, कहां पर है, पुष्कलावती, ये इसकी क्या है, राजधानी है, पुष्कलावती, यहां पर राजधानी हुआ है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए सिर्फ कंधार है, देखिए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कंधार की राजधानी कहां रही है, तो आपके ऑप्शन में या तो तक्षशिला देगा, नहीं तो पुष्कलावती देगा। दोनों का दोनों कभी नहीं देगा, ये बात आप जान लीजिए, दोनों का दोनों जो है ना, यह कभी भी नहीं देगा, ठीक है। यहां देखिए विशेषता क्या रहा है, तो यहां की जो विशेषता रहा है ना, वो यहाँ के शासक रहे हैं, यहाँ के शासक रहे हैं। और यहाँ के शासक का क्या नाम था, पुष्कर सारिन, क्या नाम है, पुष्कर सारिन, यहाँ के शासक है। तो यह क्यों फेमस है, हाँ, यहाँ पे रंजन मैंने ये बताया, रिपीट कर दे रहा हूँ, कंधार की पूर्वी राजधानी तक्षशिला रही और कंधार की पश्चिमी राजधानी पुष्कलावती रही। तो इसकी दो राजधानियां मिलती है, तक्षशिला या पुष्कलावती। तो आपके ऑप्शन में, पेपर में अगर बाई द वे दे भी रहा है ना, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, दोनों का दोनों ऑप्शन नहीं देगा। ये मैं बता रहा था कि दोनों का दोनों ऑप्शन नहीं देगा। और यहाँ के जो शासक रहे हैं ना, ठीक है ना, तो यहाँ के जो शासक रहे हैं उस सारी सबसे फेमस रहे हैं। और यह इसलिए फेमस रहे हैं क्योंकि अवंती के शासक, अवंती नरेश, क्या नाम है उनका, चंड प्रगोद को हराया था, इसलिए पुष्कर सारिन फेमस रहते हैं। तो अवंती के शासक चंड प्रगोद को किसने पराजित किया था, तो पुष्कर सारिन ने पराजित किया था। और दूसरा क्या था, मगध नरेश ने इनके पास एक दूत भेजा था बिंदुसार के द्वारा। तो इनके पास क्या भेजा गया था, एक दूत भेजा गया था। ये टोटल कहानी किसके बारे में हो गया, कंधार के बारे में। तो हम लोगों के द्वारा सेकंड महाजनपद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं एक बार, तीसरा महाजनपद। और तीसरा महाजनपद हम लोग देखते हैं कुरु के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, तो कुरु के बारे में देखते हैं। अब अगर हम लोग से पूछा जाए कि कुरु की राजधानी कहां थी, तो जो कुरु की राजधानी थी वह थी हस्तिनापुर। कुरु की राजधानी कहां होती है, हस्तिनापुर होती है। और हस्तिनापुर के बारे में, हाँ, हस्तिनापुर के बारे में मैं बता दे रहा हूं, इसके बारे में जाओ। हस्तिनापुर के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो बाढ़ में यह क्या हो गया था, डूब गया था, ठीक है ना। बाढ़ में डूबने से, जब बाढ़ में जो होता है या इसकी राजधानी हस्तिनापुर डूब गया, तो निचक्षु, ये क्या है, चक्षु नामक जो शासक थे, इन्होंने इसकी राजधानी कहां बनाई, कौशाम्बी। तो इसकी दो राजधानियां प्राप्त होती है किताबों में, एक हस्तिनापुर और दूसरी राजधानी कौन सा प्राप्त होता है, कौशाम्बी। एक राजधानी आपका हस्तिनापुर और दूसरी राजधानी हमें प्राप्त होता है कौशाम्बी। अब याद रखिएगा, ये जो निचक्षु है या पांडवों में सबसे अंतिम शासक होते हैं, यानी कि पांडवों के सबसे अंतिम शासक, पांडवों में अंतिम शासक होते हैं, कौन से, नीचक्षु। तो इन्होंने ही राजधानी बनाया था कौशाम्बी को। इनकी उतनी ज्यादा कोई भी विशेषता नहीं है, इसलिए हम लोग इनकी विशेषता को छोड़ देते हैं। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, कुरु को देख लिया और कंधार को देख लिया, कंबोज को देख लिया। अब हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं। फिर ऐसे ही आप लोग अगर पेज पलटोगे तो लिख लेना महाजनपद,
ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या देखना है, इन महाजनपद की राजधानी, और तीसरा पॉइंट हम लोग को क्या देखना है, इनकी विशेषताएं। बस अब हम लोग देखते हैं यहां पर चौथा, ये भी उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं था, सूरसेन। सूरसेन बताया ना, यहाँ पे ग्राफ में देख लो, सूरसेन ये वाला पार्ट, ठीक है। तो सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहां पर थी, मथुरा। वेरी गुड, राजधानी कहां पर थी दीप्ति, बहुत अच्छा आंसर, मथुरा थी। और यहाँ के एक शासक सबसे फेमस रहे हैं, इनकी विशेषता यही रही, अवंतीपुत्र। यहाँ के शासक थे जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, तो हम लोग उनको पढ़ लेंगे। तो मथुरा और अवंतीपुत्र हो गया। सूरसेन के बारे में इतना। सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंस है वो पांचवा मेन है, और उसका नाम क्या है, वत्स। ठीक है, इसकी राजधानी कहां रहती है, कौशाम्बी। इसकी भी राजधानी कहां थी, कौशाम्बी थी। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, यहां भी मैंने बताया कौशाम्बी, लेकिन मैंने ये बताया हस्तिनापुर के डूबने के बाद, यानी कि इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं वत्स साम्राज्य पे उसका शासन हो गया होगा, तभी ऐसा हुआ है। हाँ, कौशाम्बी। ठीक है, इसकी सबसे मेन ये है ना कि यहाँ का विशेषता सबसे मेन ये है कि पौरव वंश, एक तो हम लोग को पौरव वंश के बारे में यहाँ जानना होगा, और पौरव वंश के ही शासक होते हैं जिनका नाम क्या है, उद्यन। ठीक है ना, उद्यन। और उद्यन ने बौद्ध भिक्षु पिंडारी के प्रभाव में आकर इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। एक हम लोग को ये जानना है। दूसरा हम लोग को सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर यह भी जानना है, अच्छा बताना तो एक बार, स्वप्न वासदत्ता, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, स्वप्न वासदत्ता नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है, तो सभी बच्चे इसके बारे में बता सकते हैं कि सर जी यह किताब लिखा गया है कालिदास के द्वारा। वेरी गुड, याद है आप लोगों को। लेकिन अगर मैं बोलूं कि स्वप्न वासदत्ता जो किताब लिखी गई है, यही पौरव वंश के जो शासक हैं उद्यन, समझिए इसकी कहानी, जो पौरव वंश के शासक हैं क्या नाम है, उद्यन। और एक इनकी आगे चल के शादी भी हो गई होती है, तो इनकी प्रेमिका है जिसका नाम क्या है, वासदत्ता। ठीक है ना, एक बार की बात है, यह वासदत्ता जो है यह पुत्री होती है अवंती नरेश की, अवंती नरेश की। और अवंती नरेश किसकी पुत्री होती है, तो चंद्र प्रद्योत की यह पुत्री होती है। और अवंती के बीच में और उद्यन के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या चलता है, शत्रुता रहता है। अब देखिए क्या है, हुआ क्या, चमत्कार क्या हुआ, चमत्कार ये हुआ कि उद्यन जिस जंगल में गए हुए थे ना, उसी जंगल में वासदत्ता भी विचरण करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ चली गई, और सहेलियों के साथ गई, और ये बहुत अच्छा वीणा बजाते थे, या बहुत अच्छा वीणा बजाते थे। ये बैठकर किसी पेड़ के नीचे वीणा बजा रहे थे, वहां वासदत्ता भी वीणा बजाते हुए देखी, और काफी अच्छा इनको लगा। जंगल में ये लोग घूमे, एक दूसरे के भाई राज्य के बारे में नहीं पूछे पाछे, बस इनको इनका बीड़ा बजाना, इनकी सुंदरता अच्छा लग, इनको बीड़ा बजाना अच्छा लग गया, और उद्यम को वासदत्ता की सुंदरता अच्छा लग गया, दोनों को आपस में प्रेम हो गया। तब पता लगा कि वासदत्ता तो चंद्र प्रद्योत की जो बेटी है, और दोनों राज्यों में क्या है, शत्रुता है, तो शादी तो भाई कैसे हो पाएगा। बेचारे दोनों जंगल में दोनों प्रेमी बिछड़ गए, वो अपने यहाँ चली गई, उद्यन अपने यहाँ चले आए। तो उद्यन जब रात में सोते थे ना, तो सपन में वासदत्ता से बातें किया करते थे, उनसे मिलते थे, प्रेम संबंधी बातें होती थी, और उसी के बारे में कालिदास ने कहानी लिखी है, और इसीलिए उसका नाम रहा स्वप्न वासदत्ता, यानी कि उद्यन के स्वप्न में जो वासदत्ता उनकी प्रेमिका आती थी, उन्हीं का कहानी है। भाग जाते दोनों, भाग कर कहां जाते दोनों, अपने राज्य को थोड़ा छोड़ते। देख रहे हो ना, अब बताओ ये सब कहानियां आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम होगा क्या, कितने इजी वे में याद हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए अगर हम लोग और इसकी विशेषता पे नजर डालते हैं, तीसरे नंबर की विशेषता अगर हम लोग देखते हैं, तो मगध नरेश जो शिशुनाग थे, मगध नरेश कौन से, शिशुनाग, शिशुनाग। तो शिशुनाग ने मगध को जीत कर क्या कर लिया, मगध में इसको जीत कर मगध में मिला लिया, इसको जीत कर, यहां पर लिख लेना, शिशुनाग ने इसको जीत कर मगध में मिला लिया। ठीक ना, बस इतना ही इसका क्या है, विशेषता है। फिर हम लोग आते हैं किस पर, नेक्स्ट वाले राज्य पे, 6 नंबर पे हम लोग आते हैं, और किसके बारे में, काशी के बारे में। इसके बारे में, काशी महाजनपद काशी के बारे में जान लेते हैं। काशी के बारे में कुछ नहीं, इसकी राजधानी कहां पे होती है, वाराणसी। कहां पर है, वाराणसी। हाँ जी, पूजा बैक कर दिया, लिख लेना, शिशुनाग ने इसको जीतकर अपने मगध राज्य में मिला लिया। आज इतने बच्चे कम क्यों है भाई, अभी तक मात्र थक गए क्या, यानी कि ज्यादा क्लास ना लूं, 9 बजे वाली ज्योग्राफी की क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इतने बच्चे देखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। हाँ, 31 बच्चे अभी तक आई हैं, देख तो 25 आए, 31 आए तो, लेकिन आए बहुत कम है। ठीक है ना, काशी, और काशी की राजधानी कहां पे, बनारस रहती है। फिर हम लोग देखते हैं 7वें नंबर पे मगध को, और पूरा का पूरा हम लोगों को इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास मगध भी है। सेल्फ स्टडी से यूपीएससी पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात तुम्हारी। आप सेल्फ स्टडी, एक बात बताइएगा, आप लोग जो ये बातें करते हैं सेल्फ स्टडी वाली, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है कि बिना सेल्फ स्टडी का वो आईएएस निकाल ही नहीं पाएगा। जब तक वो अपने से नहीं पढ़ेगा ना, तब तक वो आईएएस निकाल ही नहीं पाएगा, ये बात जान लेना। ठीक है, टीचर कितना भी पढ़ा दे, अब मैं जो पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ये तो आप लोगों की सेल्फ स्टडी है, नोट्स बन रहा है, 2 बार 3 बार पढ़ोगे, क्लास का रिवीजन करोगे और याद कर लोगे, इसी में से तो क्वेश्चन आएगा, यही तो क्वेश्चन आएंगे ना, और आप उसका आंसर दे दोगे, तभी तो हो जाता है सिलेक्शन। मगध, ठीक है, मगध, और पूरा प्राचीन भारत के इतिहास तो हम लोग को इसी में पढ़ना है। मगध की राजधानी कहां रहती है, राजगिरी, जिसको हम लोग गिरि वज्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, गिरि वज्र का। आगे चलकर यही राजधानी, यही नाम किससे चेंज हो गया, पाटलिपुत्र। और कुछ समय के लिए जो मगध की राजधानी बनी हुई थी, या जी हाँ, टीचर मार्गदर्शन नहीं करेंगे, मेहनत आप लोगों को करना होगा। इसकी कुछ समय के लिए जो राजधानी बनी हुई थी, वह राजधानी कहां बनी थी, वैशाली में। 8वें नंबर की अगर हम लोग महाजनपद को देखते हैं, तो 8वें नंबर का जो महाजनपद है वह अंग है। कौन सा है, अंग है। और अंग की राजधानी को अगर हम लोग देखें, तो अंग की राजधानी कौन सा है, चंपा। कौन सी राजधानी रही, चंपा रही। ठीक है, एक बात और जानिएगा, जो चंपा है ना, यानी कि अंग के एक वस्तुकार काफी ज्यादा फेमस रहे, एक वस्तुकार काफी ज्यादा फेमस रहे। यहाँ पे आप लोग विशेषता भी लिख लीजिएगा, वस्तुकार। तो यहाँ के एक वस्तुकार बहुत फेमस रहे, जिनका क्या नाम था, महागोविंद। क्या नाम था, महागोविंद। और यहाँ के शासक कौन थे, यहाँ के शासक एक फेमस रहे हैं, उनका क्या नाम है, ब्रह्मदत्त। क्या नाम रहा है, ब्रह्मदत्त। तो महागोविंद और ब्रह्मदत्त ये काफी ज्यादा फेमस रहे।
ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 9 नंबर के महाजनपद में, और उसका नाम क्या है 9 नंबर के महाजनपद का? पंचाल। क्या नाम रहा? पंचाल। अगर हम लोग पंचाल की राजधानी को देखते हैं ना, तो ऐसे दो, यह भी पंचाल था, एक दो पार्ट में यह भी विभाजित था, एक आपका उत्तर वाला और एक आपका दक्षिण में। तो जो उत्तर वाला पंचाल था ना, उसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी कौन सी राजधानी रहती है? तो अहिच्छल। और जो दक्षिण वाले पंचाल है उसकी जो राजधानी है वह कौन सी है? कांपिल्य। कौन सी राजधानी होती है? कांपिल्य भी, हाँ बिल्कुल सही दिखती, अहिंसल। और जो दक्षिण वाला है उसकी राजधानी कौन सी है? कांपिल्य है। तो ये इसकी दो राजधानियां होती हैं। 9 नंबर में देखिए है ना, 10 नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो 10 नंबर में कौन सा है? कोसल। सभी की राजधानी आप लोग जरूर याद रखना, कोसल। कोसल भी दो पार्ट में विभाजित था। कोसल भी अगर हम लोग देखते हैं तो यह भी दो पार्ट में विभाजित था। एक जो उत्तर वाला, हाँ पंचाली, पंचाल नरेश की, हाँ ऐसा नहीं है, पंचाली उसके कारण नहीं नाम रहा था। चलिए यहाँ देखिएगा, उत्तर वाला अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तर वाला कौन सा? श्रीवस्ती। और दक्षिण वाला देखा जाए तो दक्षिण वाली की राजधानी कहाँ थी? कुशावती। कहाँ राजधानी थी? कुशावती राजधानी थी। यह अर्धचंद्राकार था और यही कौशल नरेश है, जहां की विशेषता में अगर हम देखें यहीं पर है कंस। यहाँ पर एक कंस सबसे ज्यादा फेमस रहा, नाम आप लोगों ने सुना है। और कंस के बाद जो सबसे फेमस रहते हैं वह रहे महाकौशल। तो महाकौशल जो थे यह भी काफी ज्यादा फेमस रहे। और इसके बाद एक और शासक जो है वो यहाँ के काफी फेमस रहते हैं, और उनका नाम क्या है? परसेनजीत। क्या नाम है? परसेनजीत। ये नाम तो आप लोग, हाँ कंस, कंस मामा नजर, हाँ परसेनजीत, ठीक है। तो परसेनजीत को देखा जाए तो इनके लिए भी काफी अच्छा एक कहानी, जो मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाया भी है, कि यह महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और दूसरा हम उम्र थे। याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के समकालीन या हम उम्र के राजा कौन से थे, तो आप क्या बताओगे? परसेनजीत। कौन से रहते हैं? परसेनजीत रहते हैं। और यही परसेनजीत है जिनके इनकी कहानी में बताया था ना कि हमें यह चाहते थे कि जो साक्य गणराज है, साक्य गणराज में इनकी शादी हो जाए। तो ये शादी करना चाहते थे साक्य गणराज में, लेकिन जब साक्य गणराज वालों को पता लगा तो उन्होंने क्या कर दिया? एक नौकरानी से उनकी शादी कर दी, और इनका एक पुत्र का जन्म होता है, और पुत्र का क्या नाम होता है? बिट्ठवु। बिड्ढवुल इनके पुत्र का नाम होता है। जब ये पुत्र अपने नाना के घर जाता है तो नाना के घर जाने के बाद इसको वास्तविकता का पता लग जाता है। ये कहानी मैंने आप लोगों को बता दिया, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में बता दे रहा हूं कि इसको पता लग जाता है कि मेरी माँ कोई राजकुमारी नहीं थी, वह एक नौकरानी थी। और इससे वो काफी क्रोधित होता है और आता है तो अपनी माँ और पिता की हत्या कर देता है और सेना लेकर जाता है और शाक्य गणराज में जो भी मिलते हैं सभी को मार देता है। लेकिन जब वो मारने के बाद जब वो वापस लौट रहा होता है उसी समय राप्ती नदी में, कहां पर? राप्ती नदी। तो राप्ती नदी में अचानक से बाढ़ आ जाता है और बाढ़ आ जाने के कारण यह सेना सहित मर जाता है। तो राज्य में इसका व्यवहारिक संबंध था मगध में, तो मगध वालों ने क्या कर लिया? इसको अपने अंडर में मिला लिया। ये कहानी मैंने बताया था ना, हाँ तो ये 10वें लिस्ट हो गए। अब हम लोग देखते हैं महाजनपद में 11 नंबर का महाजनपद, और 11 नंबर का महाजनपद कौन सा है? वज्जी। कौन सा है? वज्जी। वज्जी की राजधानी अगर हम लोग देखते हैं तो वज्जी की राजधानी कहां रहती है? वैशाली। वज्जी की राजधानी कहां रहती है? वैशाली। अगर देखा जाए तो जो वैशाली है ना, यह सबसे प्रथम गणतंत्र वाला राज्य होता है, और यहां पर 8 संघों का समूह होता है। कितने? तो यहीं पे 8 संघों का समूह होता है। यह आधुनिक वशाड़ के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक वशाड़ से इसकी क्या है? पहचान होती है। तो ये 11 नंबर का है। अगर हम लोग आते हैं 12 नंबर का, तो 12 नंबर का हम लोग देखते हैं मल्ल। इसके बारे में, मल्ल के बारे में। मल्ल की राजधानी 2 है। एक राजधानी कौन सा है? पावापुर। एक राजधानी पावा है, और दूसरी राजधानी अगर देखा जाए तो कुशीनगर है। कौन सा है? पावा और कुशीनगर, यह मल्ल का राजधानी है। फिर हम लोग आते हैं 13वें नंबर महाजनपद को देखा जाए तो 13वें नंबर का महाजनपद कौन सा है? चेदी। कौन सा महाजनपद है? चेदी है। और चेदी का राजधानी अगर देखा जाए तो चेदी की राजधानी कहां होती है? सुक्तिमती। राजधानी कहां है? सुक्तिमती, या इसे हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, शक्तिमती। शक्तिमती भी कहीं लिखा हुआ आप लोग को मिल जाएगा। तो शक्तिमती, और ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कौन सा है? बुंदेलखंड का यह क्षेत्र है। और दूसरा इसके बारे में विशेषता यह भी है कि आप लोगों ने शिशुपाल का नाम सुना है ना, सभी बच्चों को पता होगा। तो शिशुपाल इसी से संबंधित था, ठीक ना? चेदी वंश से या चेदी से क्या था? संबंधित था। अगर हम 14वें नंबर के महाजनपद के बारे में देखें तो वह महाजनपद कौन सा है? अवंती है। कौन सा है? अवंती है। अवंती के बारे में आप जान लीजिएगा कि लोहे की खानी, ठीक ना? तो लोहे की खान यहां पर सबसे ज्यादा थी, और यही रीजन रहा कि मगध इसको आपस में मिलाना चाह रहा था। तो अवंती को किसने मिलाया? तो शिशुनाग ने इसका विलय किसमें कर लिया? तो मगध में। हम लोग अभी सभी शासकों को देखेंगे और कैसे विलय किया, ये भी कहानियां भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग मगध और ये सारी एक एक राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ परिचय कर रहे हैं महाजनपद से, तो महाजनपद वाला हम लोग परिचय कर रहे हैं। अवंती की राजधानी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें ना, तो यह भी 2 पार्ट में विभाजित था, एक उत्तर वाला और एक कौन सा? दक्षिण वाला। जो उत्तर वाला पार्ट था ना, उसकी जो राजधानी थी उज्जैती थी। कहां पर राजधानी थी? उज्जैती में इसकी राजधानी थी। जबकि दक्षिण वाला जो अवंती था उसकी राजधानी कहां पे है? तो महेशमती। कहां पर? महेशमती में थी। कहां पर थी? महेशमती में थी। और मैंने अभी आप लोगों को एक कहानी बताया था स्वप्नवास दत्ता के बारे में। तो स्वप्नवास दत्ता अवंती नरेश ही होते हैं जिनका नाम क्या है? चंद्रप्रघोत। तो यहाँ पे प्रघोत वंश चलता है, ठीक है ना? यहाँ पर प्रघोत वंश चलता है, और प्रघोत वंश के शासक हैं, उनका नाम क्या है? चंद्रप्रघोत, ठीक है? उद्यन के समय में ये तो सभी को पता हो गया होगा, लेकिन यदि हम लोग को पता है कि जब प्रेम ज्यादा हो जाए तो युद्ध तो पहले के रजवाड़े में हो जाता था, तो उद्यन के साथ और चंद्रप्रघोत के साथ युद्ध होता है, और युद्ध में अलग अलग कहानियां हैं कि बीच में बेटी आ जाती है, वो घायल हो जाती है, जिसके कारण चंद्रप्रघोत अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और उद्यन के साथ मेल मिलाप करके शादी कर देते हैं। जो भी कहानी हो, लेकिन शादी वो कर लेते हैं आपस में, तो सपने नहीं देखते, शादी करते हैं वो लोग।
नहीं नहीं, बाहुबली वाला नहीं, ठीक है, तो महिष्मती साम्राज्य। तो चंद्रप्रभुत यही है। आपको जान यहाँ पर एक और जानना चाहिए कि चंद्रप्रभुत को बीमारी हो गया था, पीलिया नामक बीमारी हुआ था इनको, और जब पीलिया बीमारी हुआ था ना, तो जो मगध नरेश थे, उन्होंने जीवक के जो पुत्र थे ना साल्वती, उसको उनको भेजा हुआ था, ठीक है। तो उसको हम लोग मगध वाला कहानी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। 15वें नंबर का महाजनपद अगर हम लोग देखें तो 15वें नंबर का महाजनपद कौन सा है? मत्स्य। कौन सा है? मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी कहां पर थी? तो मत्स्य की राजधानी होती है विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहां पर? विराटनगर में। और यह क्षेत्र कहां पर था? राजस्थान मरुस्थल में। मरुस्थल वाले क्षेत्र में, राजस्थान का उन क्षेत्रों में इसका था विराटनगर। हाँ। और 16वें नंबर का अगर हम लोग महाजनपद देखते हैं तो वो कौन सा है? अस्मक। कौन सा है? अस्मक। अस्मक की राजधानी कहां पर थी? पोटन। कहां पर थी? पोटन, या इसको पोटला के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, पोटला के नाम से, या एक और नाम लोग मिलेगा पोटी, या एक और जान लो पैथल। पैथल। तो ये सभी के सभी जो होते हैं नाम मिलते हैं। इसके बारे में आपको विशेषता यह है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र है, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद रहा। वो महाजनपद कौन सा रहा? तो वो महाजनपद रहता है अस्मक। कौन सा महाजनपद होता है? अस्मक। तो दक्षिण भारत में एकमात्र जो स्थित रहा वह कौन सा रहता है? अस्मक। और यह कहां पे रहा? तो यह गोदावरी, गोदावरी वाले क्षेत्र में, अर्थात अर्थात ये क्या हुआ? हाँ, आंध्र प्रदेश में, गोदावरी वाले क्षेत्र के आंध्र प्रदेश में ये रहता है। बस ये हम लोगों का, हाँ, ये हम लोगों का टोटल महाजनपद हुआ, है ना? ये हम लोगों का टोटल महाजनपद हुआ। तो आई थिंक अब मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों के मन में कोई डाउट से क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ नहीं हो, और आप लोग ज्यादा थक गए हैं आई थिंक, कि बच्चे काफी कम रहे हैं इस क्लास में। तो आप लोग की जनसंख्या बल को देखते हुए और आप लोग की हरासमेंट को देखते हुए जो 9 PM वाली ज्योग्राफी की क्लास है वो अब आज नहीं होकर कल होगी, ठीक है ना? तो मैं क्या करूं, देख नहीं रहे हो 40 बच्चे भी इस क्लास में नहीं आए, टोटल 40 बच्चे तक नहीं आए इस क्लास में। हाँ, ये हाल है। अब ग्रुप में केवल हल्ला करेंगे। 2 दिन अगर ये क्लास में रोक दूं ना चलाऊं ना, ग्रुप में 300-400 मैसेज आ जाएगा, सर जी एंशिएंट हिस्ट्री वाली क्लास। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।